वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के राज्य इकाई के आला दिग्गज नेता आज रामनगर के चिंतन शिविर में जुटे हुए हैं। जब चुनाव करीब हो तो ऐसे शिविरों का महत्व समझा जा सकता है। चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करने की रणनीतियां यहीं तैयार होती है। जाहिर है चुनाव की तैयारी और संगठन पर चर्चा के लिए बड़े नेता यहाँ पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस अपने नेता प्रतिपक्ष को चुनने जा रही है। कांग्रेस के नेता दिल्ली में आए हुए हैं। इन दोनों जगहों पर सबकी निगाहें हैं। यहीं से आगे के लिए बिसात बिछ रही है। बहुत कुछ उत्तराखंड में चल रहा है, मंथन दोनों हो रहे हैं और इसी पर आज की चर्चा को हम खास बना रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं मथुरा दत्त जोशी जी, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ हैं शादाब शम्स, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश जुयाल जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अगर देखें लगातार उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे मंथन तो चल ही रहे हैं और लगातार चलते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो सवाल, बहुत सारे सवाल आज हम बात करें तो उत्तराखंड में घूम रहे हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने पहली चुनौती एक आ रही है कि मुख्यमंत्री चुनाव कहां से लड़ेंगे। इसे लेकर लगातार मंथन चल रहे हैं, इसे लेकर लगातार बात चल रही है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। एक साल का कम समय है। कांग्रेस ने बहुत सारे आरोप यहां लगाए हैं। उसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बात यहां हो जाती है कि चुनाव के अंदर चेहरा किसका होगा, यह भी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है। क्योंकि वर्तमान में जिस तरह कहा जा रहा है कि संयुक्त लड़ा जाए, तो यह जनता के बीच में एक कहीं ना कहीं हम कहेंगे एक सवाल तैर रहा है। और अगर कांग्रेस की बात करें जुयाल जी, तो वहां पर भी आज की तारीख में एक बहुत बड़ा संघर्ष नजर आ रहा है, खासकर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव, कि वहां नेता कौन हो। एक दूसरी बात यह भी चल रहा है कि वहां पर भी मांग लगातार ये हो रही है, हरीश रावत जी ने मांग की कि चेहरे पर चुनाव हो, जिसे लेकर बार बार वहां भी यही कहा जा रहा है कि संयुक्त नेतृत्व की बात हो रही है। बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं दोनों चीजों को? देखिए, एक बड़ी विडंबना है, पूरे देश में ही है लेकिन उत्तराखंड में खासकर, कि यहाँ पर राजनीतिक दलों में लोकतंत्र की स्थिति हालत अच्छा नहीं है। जो पार्टी में ये दलगत लोकतंत्र होना चाहिए वो नहीं है। सब कुछ दिल्ली तय करती है। भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास देख लें पिछले 21 सालों का, तो जो कुछ भी तय होता है दिल्ली में तय होता है। कौन नेता बनेगा, अचानक स्काईलाइट गिरता है। और आगे भी यही होना है ऐसा लगता है। कांग्रेस में भी ऐसा ही हुआ। अब एक छोटी सी बात है कि 10 विधायक बचे हैं इंदिरा जी के जाने के बाद, नेता प्रतिपक्ष चुनना है। तो 10 विधायक एक सहमति से चुन सकते थे, तो कुछ दिनों की बात है, बवाल नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहाँ मसला दूसरा है, वो मामला प्रतिपक्ष नहीं। पहले भाजपा की हम बात करते हैं। आपने चिंतन शिविर के जो चिंतन बिंदु हैं वो गिनाई दिए हैं। तो पहला मुद्दा तो यही है कि तीरथ सिंह जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और अगर नहीं लड़ेंगे तो अगला मिड टर्म मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके लिए नाम चल पड़े हैं। आज ही मैं एक पत्रकार मित्र की फेसबुक पर देख रहा हूं कि उन्होंने एक बार फिर से बलूनी जी को उत्तराखंड का भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है जी। उसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह जी कुर्सी से हटने के बाद से लगातार प्रयासरत हैं। एक पैरेलल मुख्यमंत्री की तरह वो काम कर रहे हैं। और उनका ये है कि भाई मुझे अगला सीएम का चेहरा बनाया जाए, वो कर ही रहे हैं। उसके अलावा भी हाँ, दो एक्स सीएम हैं, दो पार्टी वर्तमान में पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो जो अभी रामनगर से जो बार बार कहा जा रहा है वो ये है कि साहब एकजुट होकर के काम करेंगे, और हम आखिर में जो बयान आएगा वो यही आएगा कि भाई एकजुटता का संदेश दिया गौतम जी ने या संतोष जी ने, ऐसी कोई चीज़ आएगी। प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बात करेंगे। लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक लोकतंत्र गड़बड़ाया हुआ है, होना जो वही है जो दिल्ली ने तय करना है। और चिंतन शिविर में एक बयान आएगा अभी उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का कि साहब हमने कोरोना काल में बहुत काम किया, बाकी लोगों ने सिर्फ आलोचना की। ये सब होना है वहाँ रामनगर में जो कुछ हो रहा है, पब्लिक तक यही चीज़ आनी है। लेकिन मसला ये है कि
अगला सीएम कैंडिडेट कौन होगा, तो अभी के जो हालात लगता है कि भाजपा लगता है ऐसी स्थिति में है नहीं कि वो कोई चेहरा दे पाए इस चुनाव में, क्योंकि कोई भी चेहरा इतना साफ नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह जी के साथ में बहुत दिक्कतें रही, पूरे 4 साल तक वो परेशान रहे। आखिर में गैरसैंण सत्र एक ऐतिहासिक सत्र था जिसमें उनको बड़े ही अजीब ढंग से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने ही पद मुक्त किया, वहाँ से हटाया। तीरथ सिंह जी आए, थोड़े से कार्यकाल में जो कुछ भी उनने किया, जिस तरह जो उनका प्रेजेंटेशन रहा, वो ऐसी छवि नहीं बना पाए कि उनको भाजपा अपना एक चेहरा बनाए कि हमारे पास एक दमदार चेहरा है। कुछ नहीं, यहाँ दरअसल दिल्ली, यहाँ पर तूता रटंत वाले लोगों की जरूरत पड़ती है उत्तराखंड में, और वही सब चेहरे सब ने अपना को वैसे ही साबित किया। अब कांग्रेस की तरफ अगर बात आते हैं तो कांग्रेस में जो मसला है हरीश रावत जी की महत्वाकांक्षा का मसला है। मुझे लगता है हरीश रावत जी चाहते हैं कि इंदिरा जी के समय वो बहुत परेशान रहे, इंदिरा जी लगातार उन पर हमले करती रही कि भाई यही वो शख्स है जो जिनकी वजह से हम 11 पे आ गए और विधानसभा में और संसद में 0 हो गए, तो ये इनको हम अपना नेता चेहरा कैसे मान लें। आज ऐसा कोई शख्स दूसरा कांग्रेस पार्टी में नहीं है जो हरीश जी को ऐसा चैलेंज दे सके, और वो वरिष्ठतम नेता हैं, लगभग इस समय वो निर्विवाद रूप से वो सीनियर मोस्ट नेता हैं, तो उनकी बात सुनी जा रही होगी। और मुझे लगता है कि इस स्थिति में हरीश रावत जो कर रहे होंगे वो ये प्रयास कर रहे होंगे कि नेता प्रतिपक्ष के अलावा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा भी बदला जाए। उसके लिए वो समीकरण दे रहे होंगे कि भाई कोई ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए। बड़ी अजीब सी बात है कि यहाँ सब ब्राह्मण राजनीति, ठाकुर की राजनीति होती रहती है। कह रहे होंगे कि साहब कोई ब्राह्मण चेहरा बना दिया जाए, क्योंकि उनकी एक इच्छा होगी कि चूंकि प्रीतम सिंह जी इंदिरा जी के साथ में रहे और उन्होंने बहुत वो भी उनको परेशान करने वालों में शामिल थे, तो वो उनको पनिश करना चाहेंगे। तो ये राजनीति बड़ी अजीब से है, इसमें यही सब होता रहता है, और कई बार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण जो है स्थितियां बड़ी अजीब हो जाती हैं। जनता चुनती है विधायक, और इससे पिछड़ता तो उत्तराखंड है ना उस तरह का एक दिनेश जी, इससे पिछड़ता तो उत्तराखंड है। जी हाँ, उत्तराखंड पिछड़ ही रहा है, तो जनता है। 21 साल से पिछले 21 साल से उत्तराखंड पिछड़ा ही। जी हाँ, वही हुआ। आपने पहला मुख्यमंत्री हमको मिला जिनको कि कोई अनुभव नहीं था, विधान परिषद में थे नित्यानंद स्वामी जी, दिल्ली से उनको कहा भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो जैसा कहें वैसा कर दें। उसके बाद फिर विधान परिषद के जो पहले वहाँ थे कोश्यारी जी कुछ समय के लिए आते हैं। जब तक कोश्यारी जी जो है कमर कस के तैयार होते हैं कि भाई अब तो मुझे अगली बार मुख्यमंत्री में, तब तक फिर सत्ता बदल जाती है। नरेंद्र तिवारी, वो भी कांग्रेस भी उनको ऊपर से यहाँ भेजती है। उसके बाद फिर चेंज होता है, तो फिर जो है इधर सारे भाजपा के जो लोकल दिग्गज हैं, चाहे वो निशंक जी हों, चाहे वो कोश्यारी जी हों, चाहे तीसरे चौथे हों, तब तक अचानक दिल्ली से जनरल साहब आ जाते हैं। तो उसको अब जनरल साहब को फिर हिलाया डुलाया जाता है, निशंक जी आते हैं, फिर उनको स्थापित करना पड़ता है, बड़ा गपला होता है। फिर कांग्रेस आती है, तो कांग्रेस में भी सब लोग, हरीश जी और तमाम सारे लोग, इंदिरा जी कब से मुख्यमंत्री उनके बनने की कामना रही, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, प्रदेश अध्यक्ष बनने से रह जाती हैं, और अचानक से जो है वो विजय बहुगुणा जी चले आते हैं दिल्ली के जरिए। और उसके बाद फिर ये जो त्रिवेंद्र सिंह जी वाला, फिर हरीश रावत जी आते हैं। हरीश रावत जी अपना एक लोकतंत्र क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन उनका लोकतंत्र बड़ा गड़बड़ा जाता है। उनके साथी जो थे वही उनके विरोधी हो जाते हैं, और बड़े छोटे से छद में फंस के वो कुर्सी गंवा देते हैं, सत्ता ही गंवा देते हैं कांग्रेस की। फिर अब जो त्रिवेंद्र सिंह जी आए वो भाजपा का चेहरा नहीं थे, लेकिन संघ ने उनको यहाँ पर स्थापित किया, और वो एक ऐसी छवि नहीं बना पाए। उनके बहुत सारे डिसीजन ऐसे रहे जो जिनको उत्तराखंड जनता ने नापसंद किया, चाहे यहाँ जमीन का मामला रहा हो, भूमि जमींदारी कानून रहा हो, चाहे। लेकिन दिनेश जी, एक चीज तो है, यहाँ लगातार जो मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा है ना, वो दोनों पार्टियों में, कोई भी इससे अछूता नहीं है। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी भी हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, वर्तमान में आपके यहाँ भी एक मंथन चल रहा है, एक चिंतन शिविर भारतीय जनता पार्टी का रामनगर चल रहा है, और एक चिंतन शिविर ही हम कहेंगे दिल्ली चल रहा है। आप देखेंगे कि जो बात है कि कौन बने नेता प्रतिपक्ष 10 विधायकों में, वो भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में जब आपके सामने पूरा चुनाव खड़ा है, पूरा चुनाव है जहां चुनाव की तैयारियां होनी चाहिए, अपने आप को खड़े होने की तैयारियां होनी चाहिए, वहां ये चल रहा है कि कौन नेता प्रतिपक्ष बने, कौन आए, कब हो प्रदेश अध्यक्ष, अभी बदला जाना चाहिए।
एक बात। दूसरी बात यह है जोशी जी, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर ऐसा उत्तराखंड में क्या है कि यहां चेहरे पर चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है और यह सवाल मैं शादाब भाई आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि आखिर दिल्ली ही क्यों तय करे? उत्तराखंड के जनमानस ने वोट दिया है, वो वहां के लोकल चेहरों को ध्यान में रखकर वोट दिया है। मथुरादास जोशी जी। बिल्कुल संजय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और आपकी चिंता भी बिल्कुल वाजिब चिंता है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। दोनों पार्टियों के बारे में आदरणीय जुयाल साहब ने बहुत विस्तार से बात की फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से राज्य बना है तब से आज तक की बात की है और मैं उनकी बातों से भी लगभग सहमत हूँ। उनकी एक बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है या मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि जिस उद्देश्य से इस राज्य की स्थापना हुई थी, जो लड़ाई लड़के राज्य हमने प्राप्त किया था, तमाम शहीदों का और आंदोलनकारियों जो सपना था, उस उद्देश्य की हम पूर्ति नहीं कर पाए। और ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है कि राजनीतिक पार्टियों में, चाहे वो मेरी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियों ने इस प्रदेश में शासन किया बारी बारी से और आगे भी बारी बारी से शासन करेंगी। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि भाई विधायकों से अगर नेता चुना जाएगा और विधायकों की इच्छा से अगर नेता चुना जाएगा तो मैं समझता हूं उससे विकास करने में सहूलियत होगी और प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहूलियत होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की भी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से निर्णय करती हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि जुयाल साहब ने कहा कि निश्चित रूप से नित्यानंद जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक भी रहे, जौनपुर विधायक रहे, देहरादून जैसे शहर से विधायक रहे, उसके बाद लगातार 86-85 से लगातार विधान परिषद में रहे, सभापति, उपसभापति रहे, सभापति रहे और उसके बाद उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रथम मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिला काम करने का। और ऐसे ही आगे भी चलता रहा, सारे सब जगह उठा पटक की राजनीति चली, सह और माप की राजनीति निश्चित रूप से चली। मैं वो जो विश्लेषण किया है और उसकी जो समीक्षा की है दिनेश जी ने, बहुत अच्छी समीक्षा की है। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा, साधुवाद भी दूंगा कि उनको कम से कम पॉलिटिकल जो सिनेरियो की जो जानकारी है बहुत पुख्ता जानकारी है, अच्छी बात है। जहां तक आपने अभी का सवाल किया कि नेता प्रतिपक्ष का, निश्चित रूप से 10 विधायक हमारे पास हैं और ये इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी हार हुई कोई, और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में इतना बड़ा बहुमत मिला। हमसे बदतर स्थिति वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है। 57 का बहुमत होने के बाद भी 2 मुख्यमंत्री उन्होंने दे दिए और 3 प्रदेश अध्यक्ष दे दिए। 5 साल के अंदर आप 4 साल के अंदर आप मान के चले तो 3 प्रदेश अध्यक्ष दिए और 2 मुख्यमंत्री दिए। अभी तीसरे मुख्यमंत्री की तलाश हो रही है और मुझे लगता है कि चौथे अध्यक्ष की तलाश भी हो रही है, जो रामनगर में चिंतन हो रहा है, उसमें भी ये सबसे बड़ा विषय होगा। जो मेरा मानना है, राजनीतिक तौर पर सोचना है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी चुनौती है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि 1 साल से विधानसभा का कार्यकाल कम रह गया तो विधानसभा का उपचुनाव नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो मुख्यमंत्री जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, निश्चित रूप से भाजपा को दूसरा मुख्यमंत्री देना पड़ेगा। अगर फिर एक बात यह है कि भाजपा में यह भी है कि मोदी है तो मुमकिन है और कुछ भी हो सकता है, केंद्र की सरकार को यह अधिकार भी है, संविधान में संशोधन भी हो सकता है, बाय कैबिनेट भी कोई निर्णय हो सकता है। अगर ऐसा निर्णय होगा तो चुनाव होगा, तो हो सकता है तीरथ सिंह जी कंटिन्यू करें, वो आगे के उनके नेतृत्व में चुनाव हो। और जहां तक हमारी स्थिति है, आप देखिएगा कि आज शाम तक या कल सुबह तक आपके सामने नेता प्रतिपक्ष का नाम भी आ जाएगा
ठीक है, चुनाव है, चुनाव दृष्टिकोण से पार्टियां सोचती हैं, विचार करती हैं और चिंतन मनन करती हैं। उसमें बहुत चिंतन मनन भी चल रहा है कि भाई कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, नेता प्रतिपक्ष के बनने के बाद क्या राजनीतिक सिनेरियो बनेगा, इस बात पर भी चर्चा होती है। लेकिन एक बात से मैं बिल्कुल ही मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा और जोर से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से उत्तराखंड में चेहरे पे चुनाव होना चाहिए। चेहरा कोई हो उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोकल लीडरशिप में मूल्यांकन होना चाहिए, किसने काम किया है, किसके पास रोड मैप है, कौन उत्तराखंड के हित में सोचता है, कौन उत्तराखंड को आगे ले जा सकता है, कौन उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार दे सकता है, यहाँ की जो गिरती हुई जो हमारी व्यवस्था है ठीक कर सकता है, जो हमारी पर्वतीय क्षेत्र की कृषि दम तोड़ रही है, छोटे छोटे जोत की हमारी कृषि है, उसको कौन पुनर्जीवित कर सकता है, जो हमारे यहाँ के उत्पाद है, पर्वतीय क्षेत्र के उत्पाद है, उनको कौन राष्ट्रीय पटल पर उनको कौन उतार सकता है, उनकी पहचान कौन दिला सकता है। निश्चित रूप से चेहरा होना चाहिए और चेहरे के दम पर ही चुनाव होगा, क्योंकि अगर हम स्थानीय वर्सेज स्थानीय करेंगे तो निश्चित रूप से उससे उत्तराखंडियत भी जिंदा रहेगी और उत्तराखंड के बारे में सोचने वाले व्यक्ति भी आगे आएंगे। बिल्कुल कि करें कहाँ करें कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों का ये प्रदेश है और ऐसी स्थिति में हमको निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए सोचना पड़ेगा, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए और यहाँ के जो हमारे आज देखे ना क्या स्थिति हमारी 4 धाम यात्रा की हो गई है, जबकि हमारी एक लाइफ लाइन है 4 धाम यात्रा, बैकबोन है, चाहे हमारा धार्मिक पर्यटन हो, चाहे डोमेस्टिक पर्यटन हो। और एक 4 धाम यात्रा पैरेललाइज होने से हमको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उससे हमारी बहुत लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, कोरोना काल चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर लोकल का व्यक्ति आएगा जो लोकलाइज करके चलेगा, जो नहीं जोशी, जो आप कह रहे हैं आपकी साफगोई के तो हर कोई कायल है, क्योंकि आप बोलते हैं बड़े एकदम बेबाक तरीके से, जो सच्चाई है उसे बोलते भी हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत आप देखें तो आप ही के जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने खुद कहा है कि संयुक्त नेतृत्व में चुनाव होगा, हमारे यहाँ परंपरा ही नहीं है चेहरा घोषित करने की। तो ऐसे में जो आपकी बातें हैं वो तो खाली फिर बातें ही रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ यही सबसे बड़ा एक हम कहेंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नहीं संजय जी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत से समय पर चेहरे घोषित किए जी, शायद हम तो वो बता रहे जो कहा जा रहा है जी। नहीं ठीक हुआ। अब देखिए प्रभारी जी हैं, उनको बोलने का अधिकार है, उनको निर्णय लेने का भी अधिकार है, उनके ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी करना मेरे इस तरह के को उचित भी नहीं होगा, न मैं उस लायक हूँ, न मेरी हैसियत है कि मैं प्रभारी की बात पर कोई बात करूं। आपने सवाल किया, मैंने इसलिए उसका जवाब दिया, एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते, जी। उत्तराखंड का होने के नाते आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति मैं भी हूं और हमने भी इस राज्य के लिए संघर्ष किया है। इसलिए मैंने कहा कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं अपनी पार्टी की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैंने चेहरे पे आपने कहा जी। निश्चित रूप से भाजपा को भी चेहरा देना चाहिए, भाजपा ने देके चेहरा दिया। खंडूरी है, जरूरी है कि नारे के साथ चुनाव लड़ी थी, भाजपा भी लड़ी है, ऐसा नहीं कि भाजपा नहीं लड़ी, आप सबके सामने है। ठीक है, चुनाव हारना और जीतना लोकतंत्र में लगा रहता है, लेकिन चेहरा देना पड़ेगा और देना चाहिए चेहरा। मैंने इसलिए कहा कि आप चेहरा दोगे तो जिस व्यक्ति का चेहरा दोगे उसकी जो रोड मैप है, उसकी जो नीति है, उसकी जो उत्तराखंड के बारे में सोच है, वो भी स्पष्ट होगी। और ये जरूर है कि पार्टियों को अधिकार है, राजनीतिक दल है हम लोग, पार्टी को बोलने का, अपने हिसाब से तय करने का, सामंजस्य बनाने का, सबको साथ लेके चलने का। क्योंकि पार्टियां हैं तो जब बड़ा बर्तन होता है, बड़ा घर होता है, तो ज्यादा बर्तन होते तो खनकते जरूर है, उनकी आवाज भी बाहर निकलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपस में पार्टियों का झगड़ा भी होता है, लोकतांत्रिक पद्धति से सब लोग चलते हैं, अपनी बात नहीं कहेंगे और विचारों को नहीं रखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा फिर पार्टी चलाने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि मैं प्रभारी जी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। ये मैंने जो बात की कि मेरी भावना है, उत्तराखंड का निवासी होने के नाते
उत्तराखंड में पैदा हुआ हूँ, उत्तराखंड के लिए मैंने उत्तराखंड में हर चीज देखा है, बचपन से मैं यहाँ रहा हूँ। क्योंकि मैंने कहा, विशेषकर मैंने कहा, जुयाल जी भी सहमत होंगे, शादाब भाई भी सहमत होंगे कि पर्वतीय क्षेत्र की जो कृषि है, बागवानी है, कृषि है, हम उसको जो स्वरूप उसका होना चाहिए था, वो इस 21 साल में हम नहीं दे पाए। बिल्कुल, इसलिए अगर हमारा जोशी कोई जी पर्वतीय बहुत पार्टी बहुत बड़ा आपका एक सवाल है ये, और वास्तव में यही सबसे अहम है कि जो विकास होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बदलो उसकी भेंट चढ़ गए, और ये वास्तविकता है, ये सच्चाई भी है। अब इसे कोई माने या ना माने। शादाब भाई, मैं आपके पास आऊंगा। एक तो बहुत बड़ी बात यही है कि दिल्ली का चाबुक हर बार चलता है और ये चलता रहेगा, क्योंकि इसे कोई रोक नहीं सकता। वर्तमान की परिस्थितियां ऐसा ही दर्शाती है, जो 21 सालों का आकलन है, अगर आप करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो प्रभारी बनते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों के बीच तैर रहा है। शायद मैं उसे बता रहा हूं इसलिए कि वो भी बड़ा महत्वपूर्ण आजकल हो रहा है कि प्रभारी बनते हैं यहां पर बहुत सारी चीजों को सही करने के लिए, लेकिन यहां तो गुटबाजी और चरम पर पहुंच जाती है। दोनों पार्टियों की स्थिति ऐसी है, वो आपके यहां भी है और वो कांग्रेस के अंदर भी है। एक बात, जो बात मैंने उनसे कही वो आपसे कह रहा हूं कि चेहरे पर चुनाव बहुत अहम है, लेकिन उसके बाद भी नहीं होता। मुख्यमंत्री बदलने की परंपराएं हावी होती जा रही है, लगातार है। अब कुछ सवाल ऐसे तैर रहे हैं। एक तो आपका चिंतन शिविर चल ही रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, देखते हैं क्या क्या होता है। क्योंकि जुयाल जी ने जो बताया है, अगर वैसा होता है तो फिर वही ढाक के तीन पात के कुछ नहीं। तो ऐसे में क्या होने जा रहा है? और जो कांग्रेस ने कुछ सवाल उठाए हैं शादाब भाई, एक बात कि क्या वास्तव में चुनाव होगा मुख्यमंत्री का, वो बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, अगर संविधान के अनुसार ये कहा जा रहा है, वैसे तो वो चुनाव आयोग की अपनी एक पावर है कि वो चुनाव कराए या ना कराए, लेकिन यदि नहीं होता तो फिर एक और क्या उत्तराखंड के ऊपर मुख्यमंत्री थोपा जाएगा? ये बहुत सारे सवाल जो तैर रहे हैं, आपसे जान लेते हैं। जी शादाब भाई। संजय भाई, मुझे लगता है कि आज एक अच्छी बहस है और बहुत इत्मीनान से बहस हो रही है। मैं इतना कह सकता हूं कि जो दिनेश जुयाल जी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और सहमत इसलिए नहीं हूं कि उन्होंने 2-3 सवाल खड़े किए। एक तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ का विकास नहीं हो पाया और वहां से ऐसे थोपे गए। ऐसे यही लोग हैं भाई, आपके पास यही चेहरे थे, आपको यही पॉलिटिकल पार्टीज के चेहरे थे जिन्हें बनाया गया। और मैं ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं, आपने पूछा कि क्या तीरथ जी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे और जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। आपने पूछा कौन सा चेहरा होगा हमारा चेहरा माननीय तीरथ सिंह रावत जी होंगे। 2022 में उनके चेहरे पे हम चुनाव में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा एक विचार है, कमल का फूल है, जो हम कमिटमेंट करते हैं। हमारे एक मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए, उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को, जो चुनावी घोषणा पत्र था, उसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया। जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए। जो रह गए 2-4-10%, उन्हें माननीय तीरथ सिंह रावत जी पूरा कर रहे। ये ईमानदारी है कि हम रहे ना रहे, ये विचार रहेगा। जो कमिटमेंट हमने किया वो कमिटमेंट रहेगा। और हमारी कांग्रेस से तुलना नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं बड़ा सम्मान करता हूं आदरणीय मथुराधर जोशी जी का। उन्होंने कहा कि चेहरा जरूरी है, चेहरा होना चाहिए। तो तब जरूरी क्यों नहीं था जब पंडित नारायण दत्त तिवारी को लाया गया? तो तब जरूरी क्यों नहीं था जब विजय बहुगुणा को लाया गया? फिर दोबारा जरूरी क्यों नहीं था जब हरीश रावत जी को लाया गया? ये कोई बात नहीं होती। बात यह है कि चेहरे बदलने से सूरत नहीं बदला करती। ये चेहरों से कोई मायने नहीं रखता। विचार क्या है, उन विचारों पे जो चलेगा। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र और चेहरे के लिए जानी जाती है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इस प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, सबने बड़ी ईमानदारी से हाईकमान की बात को माना। क्योंकि हाईकमान ये चाहता था कि ईमानदार चेहरे को भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे था, क्या एक ईमानदार चेहरे को जिम्मेदारी दी जाती है तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, और लगा। बड़ी ईमानदारी से हमने देखा, एक मजबूत सरकार माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में चली। हमने देखा कि उसके बाद हालात बने और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कहा गया कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, तीरथ जी को लाना है। और उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरा छोटा भाई आ रहा है जो मुझसे ज्यादा ऊर्जावान है, मैं उसे सम्मान के साथ कहता हूं कि बहुत बढ़िया सरकार आप चलाइए, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। ये होती है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ विरोध नहीं होता।
कि अगर विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बन गए तो हरीश रावत जी धरने पे बैठ गए प्रीतम सिंह जी को लेकर और बाकी साथियों को लेकर। अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत जिस तरह से कुंजवाल जी को प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, बाद में अपने साथी जो धरने पे बैठे थे उन्हें कैबिनेट का मंत्री बनाया। विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन कैबिनेट हरीश रावत जी की थी। फिर वो इस तोड़बट्टे में लग गए कि कैसे विजय बहुगुणा जी को निपटा के मैं आ जाऊं। तो ये वहां होते हैं कहानियां। मैं तो ताज्जुब कर गया आदरणीय जोशी जी की बात पे। उन्होंने कहा कि उनके प्रभारी कह रहे हैं कि चेहरा कोई मायने नहीं रखेगा, हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे। वो कह रहे हैं नहीं, हमें चेहरा चाहिए। चलिए, अगर आपकी बात नहीं मानी तो क्या आदरणीय मथुरादास जोशी जी इस्तीफा देंगे क्या? और ऐसी बात को कहने से क्या दम कि आप कहें और आपकी बात का औपचारिकता मत कीजिए ना। तो कहिए बिना चेहरे के चुनाव होगा तो बगावत कर देगी कांग्रेस पार्टी, तब हमें लगे आपकी बात में दम है। लेकिन लग रहा ऐसा है कि आप अपनी आने वाले वक्त में अपनी मीठी मीठी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मेरे बड़े हैं, आप में बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीति में मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस चल रही है, इनके यहाँ नेता प्रतिपक्ष का चुनाव है और नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं कि अब जातीय बात नहीं होगी, यानी कोई भी ठाकुर चेहरा आ सकता है, कुंजवाल जी आ सकते हैं, करण मेहरा आ सकते हैं, और वो खुद भी ठाकुर हैं तो वो भी आ सकते हैं। हम यही तो कह रहे हैं, कब तक इस जाति पाति की राजनीति में बटे रहेंगे आप? और बिल्कुल शादा भाई आपके पास भी आऊंगा। पहले जुयाल जी से आपकी बातों पर 2-3 विषय ऐसे आए हैं। बिल्कुल शादा भाई आपके पास आऊंगा। एक बार जरा जुयाल जी से 2-3 विषय आपने उठाए हैं और वो बड़े महत्वपूर्ण है। जुयाल जी देखिए, यहाँ फिर राजनीति में ठाकुर ब्राह्मण और इसके बाद खत्म उत्तराखंड। अगर देखें आप इस बात को लेकर कब तक जितने भी राजनीतिक दल हैं वो उत्तराखंड के अंदर इस तरीके की बातें करते रहेंगे और हम कहेंगे कि फायदा उठाने की बात भी करेंगे? ये बहुत बड़ा एक सवाल है उत्तराखंड में कि आज भी जब बात हो रही है तो आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष ठाकुर होना चाहिए, वो वहां से ब्राह्मण होना चाहिए, वो प्लेन का आदमी वहां फिट होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आज शादाब जी ने उठाई है। आखिर दलित या अल्पसंख्यक जिसकी बात हो रही है, क्या वो नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बन सकता? और कांग्रेस में तो अभी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, वहां दलित भी है और वहां पर अल्पसंख्यक भी है। ये भी बहुत सारी चीजें यहां तैर रही हैं। इसे दिनेश जी आप कैसे देखेंगे? और बहुत सारी चीजें जो शादाब जी ने भी बोली है और मथुरादास जोशी जी ने भी बोली है, उसे आप कैसे देखेंगे? जी संजय जी, दोनों ही विद्वान वक्ता हैं दोनों पार्टियों के और बहुत अच्छी तर्क क्षमता वाले लोग बाग हैं। जोशी जी बहुत शालीनता से अपनी बातें रखी। मज़ा नहीं आ रहा था पॉलिटिकल डिस्कशन में, अब जब शादाब भाई ने थोड़ा गर्मी ला दी है और ऐसा ही होता है। शादाब जी जहाँ जाते हैं वहाँ माहौल गर्म करते ही हैं जी। अब बात जी नगर, अब देखिए जो शादाब भाई ने बातें कही तो उनका अपना पक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, और यकीनन जो बातें वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं वो एक बात भाजपा में भी है। जातिवाद पूरी तरह से भाजपा पर हावी था। त्रिवेंद्र भाई के कार्यकाल में हमने जातिवाद देखा, ठीक उसी तरह का जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में चल रहा है, उसी तरह की चर्चाएं थी और संगठन में भी यही होता रहा है। और ये मेरे ख्याल से जो अभी बात उन्होंने कही कि एक दलित को बना दिया जाए, और ये इस पे ये थोपना नहीं चाहिए अपोजिशन को और दूसरी पार्टी पर। लेट देम डिसाइड, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। और दलित ही क्यों भाई, कोई भी तो हर नागरिक समान होना चाहिए। ये आप भी जाति की बात कर रहे हो कि आप दलित वाला मुद्दा आपने डाल दिया, मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ। जोशी जी ने एक बात अपने पार्टी प्रवक्ता के पार्टी प्रभारी के बारे में कही कि भाई उनका ऐसा मत है, और उधर सादा भाई ने उस पर कमेंट किया कि भाई आप फिर पार्टी छोड़ देंगे क्या। तो इसमें दरअसल ऐसा है कि ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ देवेंद्र जी जो है वो यहाँ पर पहले पार्टी अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, इंदिरा जी के संपर्क में थे और प्रदेश प्रभारी भी उनके बीच में रहे, तो कहीं ना कहीं उनके प्रभाव में हैं और उनका जो मत है वो मुझे लगता है कि वो कहीं वो प्रीतम जी से प्रभावित मत है उनका। और लेकिन अगर पार्टी के संगठन की बात अलग हो सकती है, और मथुरादास जोशी जी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सीजन लीडर हैं, उनकी अपनी एक राय हो सकती है। अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी में एक लोकतांत्रिक ढंग से एक नेता अपनी बात रख रहा है।
मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा जोशी जी की इस बात को। और बाकी सादा भाई ने कहा कि मुख्यमंत्री जरूर लड़ेंगे, चलिए अच्छी बात है, ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि तीरथ सिंह रावत ही चेहरा होंगे, आई डाउट, क्योंकि इस पर मुझे बहुत संदेह है कि तीरथ सिंह जी चेहरा होंगे। फिर उन्होंने बाद में एक पुछल्ला और छोड़ा कि कमल का निशान हमारा चेहरा होगा। कमल का निशान भी नहीं होगा सादा भाई, मोदी जी का ही होगा चेहरा। वो जैसा उसका परिणाम जैसा भी होगा, 17 आपने पूरी तरह मोदी जी के भरोसे जीता है, 19 पूरी तरह मोदी जी के भरोसे था, और अब 22 में आपके सामने स्थिति है कि आपने खुद त्रिवेंद्र सिंह का चेहरा खरोचा है भारतीय जनता पार्टी ने। त्रिवेंद्र सिंह जी ने खुद कहा कि मैं अभिमन्यु और मुझे अपने ही पार्टी के कौरवों ने मार दिया। ये उनका वक्तव्य है, सार्वजनिक वक्तव्य। उन अपने पार्टी के नेताओं को तो कहाँ है उस तरह की बात। त्रिवेंद्र सिंह जी पिछले कुछ दिनों से, ठीक है उन्होंने छोटा भाई कहा, लेकिन लगातार उनके बयान हैं वो सीधे सीधे अपने सीएम पर आक्रमण कर रहे हैं। तो ये भी तो पब्लिक देख रही है। आप लोगों का अपना प्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन हम पब्लिक में बैठे हुए हैं, एक दृष्टा हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, तो हमें तो चीज़ें गड़बड़ दिखाई दे रही हैं। और उस स्थिति में हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी कोई अपना चेहरा तैयार नहीं कर पाई है, और वही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी कि कोई चेहरा फिर से थोपा जाएगा। बिल्कुल दिनेश जी, यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है कि जो सेकंड लीडरशिप की बात होती है, दिनेश भाई यहाँ ये सारी चीजें तो चली रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं लगातार, आप जो कह रहे हैं वो भी बहुत सारी चीजें हैं। एक तो यहाँ पे कहीं भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे उत्तराखंड की हो, और चाहे कहीं की भी हो, वहाँ जो जातिगत से मुख्यमंत्री को जोड़ते हैं वैसा है नहीं, क्योंकि ये अफवाहें इस तरीके की, क्योंकि मुख्यमंत्री है वो सबका है, अगर एक जाति का रहेगा तो शायद वो राज कर ही नहीं पाएगा, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या है कि एक विपक्ष ऐसा होता है जो इस तरीके की हवा और इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा रचता है, ये लगातार है, ये सभी में। यहां बात हो रही है उत्तराखंड में, अगर हम बात करें, एक और सवाल यहां है और उसके बाद मैं मथुरा दत्त जी के पास आऊंगा, सादा भाई आपके पास अंत में आऊंगा सब बातों को लेकर। जो सेकंड लीडरशिप की बात उत्तराखंड के अंदर होती है, वो दोनों पार्टियों के अंदर, उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। जुयाल साहब, क्यों सेकंड लीडरशिप तैयार नहीं करी जाती लोकली, क्यों उनके ऊपर भरोसा नहीं जताया जाता? देखिए, इसलिए शायद इसलिए संजय भाई कि उत्तराखंड में तोता चाहिए, जो दिल्ली की जो बोल रहे हैं। देखिए, बड़ा विशेष राज्य है और दिल्ली माल देती है, यहाँ से जरा सा अंश लगता है, फिर उसको हड़काया जाता है, और जो भी मुख्यमंत्री बनता है यहाँ पर उसको बहुत ही कृपा की जाती है उसके ऊपर, वो हाथ जोड़ करके हो जाता है। इस तरह हो जाता है कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ने जिस तरह कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को राम और कृष्ण की तरह पूजा जाएगा, इस तरह हो जाता है। ये बहुत सारे लोगों को ये बात अजीब लगी, मुझे भी अजीब बात लगी। तो और उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए है दिल्ली को, चाहे वो कांग्रेस का दिल्ली हो चाहे भाजपा का दिल्ली हो, जो बिल्कुल उनके हिसाब पर काम करे। अभी तो इसकी एक और भी कहानी है। जो ये मुख्यमंत्री होते हैं, बड़ी हालांकि बहुत ललचाते हैं लोग बाग, या मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए बड़ी मार झपट होती है, लेकिन उसके यहाँ सत्ता अभी हाल के वर्षों में जो हम देख रहे हैं वो कुछ सत्ता का केंद्र कुछ और ही हो गया है। लगता है कि मुख्यमंत्री परे है और कोई और ही शासन चला रहा है। तो ये चीज़ भी हम बिल्कुल, ये भी बहुत सारे सवाल लगातार उठे हुए हैं और ये चलते रहते हैं और लगातार चल रहे हैं, चाहे वो त्रिवेंद्र रावत रहे हो तब भी ये चलता रहा कि कुछ गड़बड़ है, और आपसी गड़बड़, और चला कौन रहा है सत्ता, ये सवाल भी यहाँ खड़ा रहता है। मथुरा दत्त जोशी जी, अब आप बताइए, बहुत सारी चीजें उठाई हैं, शादाब भाई ने भी बहुत सारी चीजें सामने भी आई हैं, क्या क्या कहेंगे आप? जैसे कहा, पहले ही कहा कि मैं जब डिबेट में बैठता हूं, मैं एक दूसरे के सम्मान को देखते हुए बैठता हूं। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा हम लोग अगर बोलेंगे, हमारी भी सीमाएं होती हैं पार्टी के अंदर, हम लोग नीति नियंता नहीं है, या पार्टी में कोई चीज हम फाइनल अथॉरिटी नहीं है कि हम सब कुछ कर देंगे या हमारी वजह से कोई बात होगी, ऐसा नहीं है। हम लोग भी एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, चाहे सादाब हो चाहे मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, हम लोगों को थोड़ा सा, मेरा अपना मानना है कि हम लोगों को पार्टी ने अधिकार दिया है, तो इसका मतलब कि हम बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं कि जिसका आगे सुनने वाला या आप जैसे लोग या जुयाल जी जैसे लोग ये सोचेंगे यार ये लोग क्या बोल रहे हैं, मेरा अपना मानना है। जहाँ तक सादाब भाई का बात है, सादाब भाई ने 2-3 बातें कही, मैं उसका जवाब दे देता हूँ अभी। और एक बात मैं आपको बता दूं सादाब भाई,
आप अच्छी तरह जानते हैं, आ, आप भी हमारे कहीं न कहीं पार्ट एंड पार्सल रहे हैं, सहयोगी रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी थी कि कांग्रेस पार्टी ने ही दलित को मैं बार बार इस बात को दोबारा अपनी बात, दलित को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया और दलित को ही पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। ये सबके सामने कुछ छिपी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी दलितों का, अल्पसंख्यकों का या किसी अन्य वर्ग का कभी अपमान नहीं किया। हर वर्ग को सम्मान देने की कोशिश की। उनको एक हेलो जी जी बोलिए मथुराज जी, बोलते रहिए जी। उनको सम्मान देने का काम किया। ये सब आपके सामने कहीं कांग्रेस पार्टी की, जिसने यशपाल आर्य जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, यशपाल आर्य जी को विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया, ये सब आपके सामने। जहां तक अल्पसंख्यक की बात आपने कही, हमारे तो मुख्य सचेतक हैं, आज भी विधायक हैं, हाजी निजामुद्दीन है, वो अल्पसंख्यक हैं, वो मुख्य सचेतक हैं। अगर पार्टी चाहेगी, निर्णय लेना चाहेगी तो निश्चित रूप से उनको बनाएगी। हम उसमें कहीं फैन बटने लगाते, हम उसमें कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। अगर विधायकों का बहुमत है और पार्टी का, पार्टी ने मैं बताऊं खंडूरी है जरूरी का नारा दिया और चेहरा भी आपके सामने आया, सबके सामने चेहरा आया। लेकिन खंडूरी जी को इस बात का जवाब है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास। खंडूरी जी को जिस पार्टी ने अपने ही नेता को विधानसभा का चुनाव हरा दिया हो, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, और वो पार्टी अब कहे कि हमारा चाल चरित्र अच्छा है, तो पार्टी ये कहे कि हमारी नीति अच्छी है, वो पार्टी ये कहे कि हमारा कमल निशान अच्छा है, वो पार्टी ये कहे कि हम तो हर वर्ग का ध्यान रखते हैं। अगर उस पार्टी के लोग अगर इस तरह की बात करें तो जनता उसका फैसला करती है, अच्छी तरह फैसला करती है। मैं उसको और ज्यादा नहीं कहूंगा। आज भी प्रदेश अध्यक्ष क्या जरूरत थी बंशीधर भगत जी को हटाने की? क्यों हटाया? अगर सवाल कहोगे, सवाल कई पूछे जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब नहीं होगा। उनको हटाया और आप ले आए, मदन कौशिक जी को ले आए। भाई ठाकुर ब्राह्मण में आप कह रहे हैं आपकी पार्टी हमसे ज्यादा उलझी हुई है। मैं ये नहीं कहा हम नहीं उलझे, हम तो उलझे हैं। आप हमसे उससे बड़े जाल में फंसे हुए हैं, जातिवाद के जाल पर। आप बताइए, आपने किसी भी शेड्यूल कास्ट को विधानसभा अध्यक्ष बनाया? अगर आपकी पार्टी में नैतिकता होती, आपके बाद तमाम, क्यों नहीं खजानदास जी को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया? बनाते ना आप। मैं डिबेट को ड्रेल नहीं करना चाह रहा था, एक अच्छे विषय पर डिबेट चल रही थी। मैं अब सादा भाई से उम्मीद भी करता था, अब तो वरिष्ठ प्रवक्ता बोलना, अगर आप बोलेंगे तो अच्छी बात है। आपने अभी एक बात कही, ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं कह रहा हूँ। बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ इसमें चर्चा कर रहे हैं। जुयाल साहब बैठे हैं, तो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, क्या नीति होगी, क्या चुनाव आयोग फैसला कर पाएगा? 1996 का अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन पास हुआ है पार्लियामेंट में और सारी पार्टियों ने बहुमत से पारित किया है। देवगौड़ा की सरकार से अगर किसी विधानसभा का कार्यकाल या पार्लियामेंट का कार्यकाल 1 साल से कम बचेगा तो उस राज्य में या देश में उस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं होगा। सबके सामने है। वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, संजय जी। अगर क्या सरकार के, हाँ मैं ये कह रहा हूँ सरकार के पास अधिकार है। मैं भी वकालत पढ़ा हुआ लड़का हूँ, मैंने भी वकालत की है, मैं भी संविधान को पढ़ता हूँ। अभी भी किताब मेरे सामने रखी हुई है। मैं एक दिन बड़ी चर्चा इसी विषय पर चर्चा हो रही थी, उन्होंने कई लोक प्रतिनिधित्व कानून 1991 के भी बात की, संविधान के आर्टिकल 164 की बात की, 164(4) की बात भी की। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं, जो बात भी करता हूं। हमारी पार्टी की एक अपनी नीति है। कांग्रेस अपने नीतियों से कभी समझौता नहीं कर सकती है। और देखिए, विधायक का बहुमत होने के बाद तिवारी जी को अगर चीफ मिनिस्टर बनाया तो रहे तिवारी जी 5 साल चीफ मिनिस्टर। हमने तो केवल 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, यहाँ 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। भाजपा ने तो 7 मुख्यमंत्री दे दिए 21 साल में। भाई क्यों नित्यानंद स्वामी को हटाया? इसका जवाब है जिसके के पास। कोश्यारी जी चलो चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो गया, उसके बाद खंडूरी जी को हटा दिया, निशंक जी को ले आए, उसके बाद खंडूरी है जरूरी कह दिया। अगर आज त्रिवेंद्र सिंह जी अच्छा काम कर रहे थे, पार्टी को आगे ले जा रहे थे, पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव जीत रही थी, तो किस लिए हटाए हुए त्रिवेंद्र सिंह जी को? इसका जवाब कोई भाजपा का नेता दे सकता है?
आप कान पकड़ के हटा देने चीफ मिनिस्टर को, क्या मतलब इस बात का भाई? कई चीजें हैं, और इसमें बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आज की जो डिबेट है, मैं हमेशा, मैं दिनेश जी का मैंने इसलिए कहा कि उन्होंने बहुत ही एक ऐसा विश्लेषण, ऐसी समीक्षा दोनों पार्टी की थी, जो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जो वास्तव में राजनीतिक दलों में चलता है, और राजनीतिक दलों में ये परंपरा है, ये हम आज से नहीं वर्षों से देख रहे हैं। मैं 78 से राजनीति में हूँ, इतने लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस में काम किया, उत्तराखंड में भी लगातार काम कर रहा हूँ। हमें इस बात से गुरेज नहीं, मैंने नेता की बात इसलिए कही कि अगर हमारे पास एक विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, एक ऐसे रोड मैप के साथ आप चुनाव लड़ोगे, चाहे वो नेता कोई भी हो सकता है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, अगर होना चाहिए स्थानीय व्यक्ति को आप नेता बनाओगे तो होना चाहिए। जहां तक आपकी बात है, आपने कहा कि भाई कांग्रेस ने क्यों नहीं हुड्डा जी को नेता बनाया कांग्रेस ने, ये शीला दीक्षित को दिल्ली में नेता घोषित किया, उनके नेतृत्व चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अपने हिसाब से करती है। भाजपा ने खंडूरी है जरूरी का नारा दिया। जब पार्टियों में जिस बात की जरूरत, जिस समय जो आवश्यकता होगी, वो निर्णय पार्टियां लेती हैं। अगर पार्टी को यहाँ पर भी चेहरे पर चुनाव लड़ने की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से लड़ेगी। अगर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात होगी, उसको तय करने का काम पार्टी हाईकमान का है। पार्टी के बड़े नेता बैठते हैं, प्रभारी बनते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, नेता प्रतिपक्ष बैठते हैं, अपनी बात करते हैं, और मुख्यमंत्री बैठते हैं, वो लोग तय करते हैं, वो अधिकार जरूर है। लेकिन आज जो यक्ष प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, भाजपा जो चिंतन मंथन कर रही है, मैंने इसलिए कहा कि भाजपा दो बिंदुओं पर चिंतन कर रही है। एक तो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, दूसरा चिंतन भाजपा का ये है, अगर मुख्यमंत्री को किसी कारण इस्तीफा देना पड़े तो हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भाजपा का चिंतन शिविर है। और भाजपा को विकास से कोई लेना देना नहीं है। 5 साल में बताइए कितने लोगों को रोजगार दे दिया। जो हमारा लोक सेवा आयोग है, जो संजय जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप इसको ढूंढ लीजिएगा, देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, जुयाल साहब भी बैठे हैं। 5 साल में लोक सेवा आयोग से एक भी नियुक्ति नहीं हुई, विज्ञप्ति नहीं निकली, सरकार ने अध्याचन नहीं भेजा लोक सेवा आयोग को, कहने के बावजूद भी। आप देखिए इस प्रदेश के किसानों की हालत क्या है। जो पर्वतीय क्षेत्र की कृषि है, हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, आज देखिए जो पर्वतीय क्षेत्र के उत्पाद है, आप देखिए माल्टा की क्या स्थिति है, संतरे की क्या स्थिति है, सारी चीजें बड़े मैं की क्या स्थिति है। शादाब भाई बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। शादाब जी बोलिए, अब बोलिए, आप बताइए क्या क्या है। बहुत सारी चीजें बता दी हैं। देखिए बहुत सारे जो आपने कुछ ऐसे तथ्य रखे थे, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही है। अब आप एक एक कर गिनवाइए जी। देखिए बड़ी बेबाकी से अभी आदरणीय जोशी जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ मथा दत्त जोशी जी का, मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, बड़ी बेबाकी से अभी वो प्रभारी जी की बात को काट रहे थे, चेहरा होना चाहिए, और मैं बिल्कुल साफ गोई से बोल देता हूँ। लेकिन अगर आपके पास काबिल नेता है, आपने कहा यशपाल आर्य जी को, हमारे अनुसूचित जाति के बड़े नेता थे, उन्हें हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, त्रस्त हो गए आपसे, छोड़ के आ गए आपको। ये है आपका प्रेम, ये है आपका चेहरा। अल्पसंख्यक समाज का आपके पास बड़ा बढ़िया चेहरा है, और मैं ये कह सकता हूं कि वो चेहरा आपने उसे अभी बताया कि आपने भी जिम्मेदारी दी और राष्ट्र में भी जिम्मेदारी है। एक स्टेट का काजी निजामुद्दीन को आपने सह प्रभारी भी बनाया है, तो क्यों नहीं बना सकते आप? इस बात को कहने में आपके पास बेबाकी आपकी क्यों खत्म हो जाती है? कहिए ना, अगर काबिलियत के आधार पर किसी को बनाया जा सकता है तो क्यों निजामुद्दीन को नहीं बना सकते? क्या उस समाज के वोट बैंक को लेने के लिए ही आपको सिर्फ चुनाव के वक्त उसकी याद आती है क्या? उसके ऊपर बोलने के लिए आपके पास, उसको उसका राइट देने के लिए आपके पास समय नहीं है क्या? मुझे मालूम है आपकी मजबूरियां, आप नहीं कर सकते। अभी बताया, हम सब जानते हैं कि शादाब भाई आपको क्यों देहरादून से चुनाव का टिकट नहीं मिल सकता? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं लड़ाया? ये कौन कह रहा है नहीं मिल सकता भाई? मिला कहां? अरे प्रवक्ता बना के बिठा दिया एक मुस्लिम पार्टी ने। देखिए वो तो उन्होंने भी बहुत सारे बैठा रखे हैं, फिर वही बात आएगी। तो बता दीजिए मुझे कहां बिठा रखे हैं, नाम बता दीजिए। क्यों नहीं, अभी तो आप ही नाम बता रहे। वहां हाजी फुरकान एक एमएलए, काजी निजामुद्दीन दूसरे एमएलए। मैं ये कह रहा हूं वहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए मजबूरी है।
तो भारतीय जनता पार्टी की क्यों नहीं मजबूरी आप है? क्यों नहीं देते फिर? अरे आप जाने दे ना, दो ना। चिंता मत कीजिए, आपने कहा दिया? मेरी पार्टी जानती है। और मैं कह रहा हूं जितने मुसलमान वहां वोट शादाब देते भाई, हैं उसके आधे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे। तो मैं कह रहा हूं एक तरफा सारी सीटों पे संजय जी जहां जरा, पे मुस्लिम संजय समाज जी का बहुल एक क्षेत्र है सेकंड वहां मुझे से दे मुस्लिम दीजिएगा। कैंडिडेट उतारेंगे। हमने पहले मंगलौर से संजय उतारा जी, तो है जी, काजी शादाब निजामुद्दीन के जी। खिलाफ। क्या दिक्कत है? एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा जरा। जी नहीं मैं अपनी बात संजय जी, पूरी एक कर लूं, सेकंड, नहीं, उसके बाद सेकंड, आपको बिल्कुल ना, ना, रुक जाइए मथुरा बात। जी, शादाब को अपनी बात जी। पूरी करने दीजिए, क्योंकि शादाब भाई बहुत कुछ निकाल के लाते हैं पिटारे से, तो शायद आपको बोलने में आसानी रहेगी। जी शादाब भाई बोलिए। ठीक है। मैं कह रहा हूं अभी बात हो रही थी, हमारा रामनगर में एक चिंतन शिविर चल रहा है। हमारा चिंतन, हमारा मंथन क्या होता है ये शायद कांग्रेस पार्टी की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम दुनिया की संगठनात्मक, दुनिया के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है हम। और इसलिए हमने कहा सेवा ही संगठन। कोरोना काल में सब सेवा में लग जाओ, पार्टी के सारे कार्यक्रम निरस्त, क्योंकि हमारा दायित्व जनता के प्रति है। एसी कमरों में बैठ के बयानबाजी नहीं करते। माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी आज रामनगर में मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय गौतम जी, दुष्यंत गौतम जी वहां मौजूद हैं। हमारी सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी वहां मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद हैं। उत्तराखंड के संगठन मंत्री, तीनों महामंत्री वहां मौजूद हैं। पूरी कैबिनेट वहां मौजूद है। और चिंतन इस बात का हो रहा है कि उत्तराखंड के लिए बेहतर क्या किया जा सकता है। कोरोना में जो हमारे लोग परेशान हुए, हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। उत्तराखंड के लोग जिनकी आर्थिकी टूटी है, कैसे उनकी आर्थिकी के हिसाब से उन्हें खड़ा कर सकते हैं। 24 घंटे अगर हमें किसी की चिंता है तो उत्तराखंड के लोगों की, इस पे चिंतन हो रहा है। कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, इस पे भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं होती। लेकिन ये कांग्रेस नहीं समझेगी। उन्हें मालूम नहीं, ना उनके पास संगठन, न सेवा, न भाव, न चाल, न चरित्र, न चेहरा, कुछ तो नहीं है। किस बात पे डिबेट करेंगे? वो तो सिर्फ एक दूसरे को निपटाने पे लगे हैं। कौन बन जाए, किसको निपटा दो, ये लग रहा है। हम ये कह रहे हैं, इसीलिए उनसे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरी पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम एक विचारवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी विचारों को रखते हैं। कैसे राष्ट्रवादी विचारों को और तेजी से बढ़ाया जाए, कैसे उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार की लाइन पे हम ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकते हैं, कैसे कोरोना में हम ज्यादा से ज्यादा ताकत से, थर्ड वेव आ रही है, ऊपर वाला ना करे कि थर्ड वेव आए, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 1904 जी बिल्कुल, आपके पास आऊंगा जरूर, 2 मिनट जरूर दूंगा आपको। जोशी जी आप चिंता ना करें, ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था की। बोलिए शादाब भाई, बोलिए। ऑक्सीजन, बच्चों को कोई दिक्कत ना आए भविष्य में, इस पे हमारी चिंताएं चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां से चुनाव लड़ेंगे वो तो जीतेंगे, वो चिंता का विषय नहीं है। कहां से लड़ेंगे शादाब भाई, ये भी बता दो। चिंता का ये भी आज ये भी आप क्लियर कर दो, क्योंकि आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो बोल सकते हैं। वास्तव में कहां से लड़ेंगे ये बता दीजिए, कम से कम जोशी जी को। कह रहा हूं कि आप चिंता मत कीजिए, 48 घंटे के अंदर अंदर आपको यह भी बता देंगे कि मुख्यमंत्री जी कहां से लड़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और धारा 151 में जो कांग्रेस कह रही है, आदरणीय मथुरा जोशी जी एक लॉयर भी हैं, वो जानते हैं कि कहा गया है, क्या कहता है धारा 151, अगर 1 साल से ज्यादा अवधि है तो चुनाव आयोग बाध्य है, लेकिन 1 साल से अगर अवधि कम है तो बाध्य नहीं है। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा है कि चुनाव नहीं हो सकते, कहीं नहीं लिखा है। इसलिए मुझे लगता है कि जहां आवश्यकता पड़ेगी चुनाव हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और तीसरी बात, वो कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है। डबल इंजन की सरकार तभी है ना, पहाड़ पे ऐसे विकास थोड़ी पहुंच रहा है, ऐसे थोड़ी 72 अंक लेके हम तीसरे नंबर पे पहुंच गए देश के अंदर। काम किया हमारी सरकारों ने, और 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चलाई, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर कुंभ का विषय हमारे यहां उठाया गया तो कुंभ में जो दोषी होगा, हमने कहा जमीन पाताल के नीचे भी दोषी होगा तो घसीट के लाएंगे। जितनी जांच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा बढ़ाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता अपने चाल चरित्र और चेहरे के लिए जाना जाता है। एक भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, हमारे पिछले मुख्यमंत्री हो या मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हो, हमने 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चलाई है। किसी कीमत पर भी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए हम साथ खड़े नहीं होंगे। कितना बड़ा अधिकारी लपेटे में आएगा, छोड़ेंगे नहीं। अगर भ्रष्टाचारी होगा जेल में पहुंचाएंगे, और ये पहली सरकार थी जिसने IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे किए।
मजाक नहीं है, कहना आसान है, लेकिन जमीन और आसमान का फर्क है कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने चाल चरित्र और चेहरे के लिए, अपनी पार्टी के चाल चरित्र चेहरे के लिए जाना जाता है। हम रहे ना रहे, ये उत्तराखंड रहना चाहिए, हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, इस विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए शादा भाई, आदरणीय जोशी जी, आपको निवेदन करता हूं। समय आज बहुत समय हो गया। मैं शादा भाई, बहुत समय हो गया। जोशी जी 2 मिनट आपको दे रहा हूं क्योंकि आप लगातार कह रहे थे, बोलिए। लेकिन उन्हें इस बात का जवाब नहीं दिया कि किसी शेड्यूल कास्ट को आज तक प्रदेश में अध्यक्ष बनाया या मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया या मुख्यमंत्री बनाया, इसका जवाब नहीं दिया। कौन है देश के राष्ट्रपति? कौन है उत्तराखंड की गवर्नर? कौन है? हम उत्तराखंड क्या बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है? अरे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अरे मैं आप बंगारू लक्ष्मण जी कौन थे, जरा बता दीजिए ना। हाँ, वही बंगारू लक्ष्मण कैमरे में 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे महाराज। अरे 1,05,000 करोड़ 50,000 करोड़ का गबन कर रखा है आपके मुझे लग रहा है राष्ट्रीय कि अध्यक्ष अब और जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुद्दा है, मुद्दों से घोटाले सब पे लोग जेल भटक में गए है। हैं। चलिए शादा भाई जेल में और है, आर्यन मथुरा घोटाले। जोशी जी और ज्वाल जी, आपने सभी ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो ये थे उत्तराखंड में चुनाव की सरगर्मियां एक तरह से शुरू हो गई है। बीजेपी या कांग्रेस, दोनों ही दलों में अपनी अपनी कुछ दिक्कतें भी हैं। बीजेपी के सामने सीएम की विधानसभा सदस्यता का मसला है, तो चुनाव में अपने ही परफॉर्मेंस को दोहराने की चुनौती भी है। वहीं कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष भी चुनना है और आगामी चुनाव के लिए पार्टी में एकजुट होने को, हम कहेंगे कि एकजुट होने के लिए जिस तरीके की वहां पर मारामारी है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। चिंतन शिविर के लिए रामनगर चुनना भी एक सोची समझी नीति लगती है। आज चर्चा खास में